हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस मैथ लैब। तो आज की वीडियो में हम PT1 मैराथन करने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर्स की? रैशनल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स और लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इन तीनों चैप्टर्स की मैं एक रिवीजन वीडियो भी डाल चुका हूँ। आप ये वाली वीडियो देखने के बाद वो वाली वीडियो भी देख लेना और क्वेश्चंस हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम हर चैप्टर को डिटेल में समझ के उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम रैशनल नंबर्स पर। तो रैशनल नंबर सीखने से पहले हम थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में सीख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। ये हमने क्लास 6 में पढ़े थे। स्टार्ट होते हैं 1 से और एंड होते हैं इनफाइनाइट पर, है ना। दे आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेचुरल नंबर लेता हूँ 21 और मेरे को इसको लिखना है कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? 21 बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब एन मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। अब आता है होल नंबर्स। ये हमने क्लास 7 में पढ़े थे। ये स्टार्ट होते हैं 0 से और एंड होते हैं इनफाइनाइट पर। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, है ना। सारे नेचुरल नंबर्स और साथ में बस एक नंबर और जुड़ जाता है जो कि होता है 0। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर W। ठीक है। फिर आते हैं इंटीजर्स। ये भी हमने क्लास 7 में पढ़ लिए थे। ये स्टार्ट होते हैं माइनस इनफाइनाइट, गलती से 8 लिख दिया। हाँ, स्टार्ट होते हैं माइनस इनफाइनाइट पर और एंड होते हैं इनफाइनाइट पर। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। मतलब होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स, और नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4 ऐसे करते करते माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर Z और I। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर के मेन टॉपिक पर, जो कि है रैशनल नंबर्स। नंबर्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। देखो, रैशनल नंबर से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमने सबने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ है जो P by Q फॉर्म में होते हैं, है ना। हम इसको क्या डिफाइन करते थे? पार्ट ऑफ होल। पार्ट ऑफ होल। ठीक है। ये तो एक डेफिनेशन होगी। ठीक है। तो P by Q फॉर्म में हम क्या बोलते थे? P और Q नेचुरल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी फ्रैक्शन का एग्जाम्पल लू 1/2, 1 और 2 नेचुरल नंबर्स है और ये एक पार्ट ऑफ होल है, तो ये फ्रैक्शन हो गया। ठीक है। तो और कभी भी जब P by Q फॉर्म में लिखते हैं फ्रैक्शन को, तो Q की वैल्यू भी हम कभी 0 नहीं रखते, है ना। वो फ्रैक्शन होते हैं। फ्रैक्शन सबको अच्छे से आते हैं। रैशनल नंबर्स वही होते हैं, लेकिन पर जैसे यहाँ पर 1 और 2 नेचुरल नंबर्स है ना, तो P और Q इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। 2/3, 2 और 3 हमारे इंटीजर्स है ना, बिल्कुल है। और Q की वैल्यू हमारे पास अभी 3 है, वो 0 के इक्वल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। अब आता है ये वाला एग्जांपल, -7/9। -7 एक नेचुरल नंबर नहीं है, बल्कि एक इंटीजर है ना। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि P और Q इंटीजर्स हो सकते हैं, है ना, और Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। 9 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। 9 इज नॉट इक्वल टू 0, और वही यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। फिर आते हैं 0। अब बताओ 0 कैसे रैशनल नंबर है? वो तो P by Q फॉर्म में है नहीं। सोच लिया? अब मैं बताता हूं। हम 0 पे क्या लिख सकते हैं? 0/1। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। हम कभी 1/0 नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। ठीक है। 0 के टेबल में कभी भी 1 नहीं आता, है ना। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 1/0 नहीं लिख सकते, पर 0/1 जरूर लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आता है -6। -6 को हम फिर से -6/1 लिख सकते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। 4/5 है ना जी, बिल्कुल रैशनल नंबर है। हम रैशनल लिख देते हैं साथ में, रैशनल। ठीक है। फिर 7/0, Q की वैल्यू 0 हो गई है, तो इट इज नॉट रैशनल। नॉट रैशनल। रैशनल का ऑपोजिट क्या होता है? इररेशनल। ठीक है। हम क्लास 9 और क्लास 10 में इरेशनल नंबर्स के बारे में भी सीखेंगे, लेकिन पर अभी के लिए खाली रैशनल नंबर्स अभी एनफ है। तो हम 9/0 ये भी इरेशनल है क्योंकि डिनोमिनेटर यानी Q एक 0 नंबर है, मतलब उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है। अब 2/7 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 और 7 दोनों इंटीजर्स है और 7 की वैल्यू 0 नहीं है। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन आ गया, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। हाँ,
हमने पढ़ा था कि जो होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स और जीरो को मिलाकर बनते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर्स हुए ना, तो हम लिख सकते हैं ट्रू। ठीक है, अब आता है ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। ये गलत है, क्योंकि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं पर सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हो सकते। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉल्स। अब आता है ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। ये भी गलत है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं पर सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। तो इसका आंसर भी फॉल्स है। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ऑपरेशंस देख लेते हैं, मतलब ऑपरेटर्स ऑन रैशनल नंबर्स। ये बहुत इजी है, मैं खाली एक एक सम करवाऊंगा सबका। एडिशन में हमारे पास 2/5 प्लस -7/8, 2/5 प्लस -7/8। इनका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम क्या होगा बताओ? इनका एलसीएम होगा 40, है ना, 40 होगा। ठीक है, तो फिर अब दोनों को इक्विवेलेंट बनाना है। 2 इंटू 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आ जाए? 8 से। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं 5 इंटू 8। ठीक है, प्लस और यहाँ पर ब्रैकेट्स में 8 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि वो 40 आ जाए? 5 से। तो -7 को भी किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 5 से। अब नीचे क्या आएगा? 8 इंटू 5। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं आंसर 16/40 प्लस -35/40। ठीक है, बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर? 35। तो 35 में से हम 16 को माइनस कर देते हैं। क्या होगा इसका आंसर? ये हो गया 2, ये हो गया 15, 15 - 6 होता है 9 और 2 - 1 होता है 1। तो और जो बड़ा नंबर है उसका साइन क्या है? माइनस है। तो आंसर क्या होगा? -19/40। सबको समझ में आ गया। अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। 6/7, 6/7 ऐसे लिख लेते हैं, ढंग से समझ में भी आ जाएगा। माइनस ऑफ -3/9। ठीक है, तो हम माइनस इंटू माइनस हमने सीखा था कि प्लस होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 6/7 प्लस 3/9। ठीक है, लेकिन पर अभी हम सब्ट्रैक्शन समझे तो एक काम करते हैं, बिना मल्टीप्लीकेशन उसके कर लेते हैं। तो 6/7, 7 और 9 का एलसीएम कितना होता है? सोचो सोचो। 7 और 9 का एलसीएम होता है 63। तो हम 6 इंटू 9 कर देंगे और 7 इंटू 9 कर देंगे। माइनस ऑफ -3 और 9 के टेबल में 67 कब आता है? 7 के टेबल में, बाय 9 इंटू 7। ठीक है, अब निकाल लेते हैं आंसर। 54 माइनस ऑफ -21 बाय 63। ठीक है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं। अब हम माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो होगा प्लस। तो 54 प्लस 21 बाय 63 इसका आंसर है। अब बताओ 54 प्लस 21 कितना होता है? सोचो सोचो। ये होता है 75 शायद। हाँ 75 होता है। 75/63। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। सोचो। हाँ, हम पहले 3 से काट लेते हैं इसको। ये होगा 2, फिर 5, इसको हम 21 लिख सकते हैं। ये हो गया 25/21। सबको समझ में आ गया। अब हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ये हमारा 9/8 इंटू 2/3। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, लेकिन पर हम बीच में कैंसिल कर सकते हैं। जैसे हमने 9 को इसके साथ कैंसिल करा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स आता है ना। और 2 को हमने 8 से कैंसिल करा, क्योंकि 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3/4। अब हम डिवीजन कर लेते हैं। 7/9 डिवाइडेड बाय 6/5। तो हम क्या करते हैं, ये जो 6/5 है इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। इसका मतलब उल्टा कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। तो 7/9 इंटू 5/6। समझ में आ गया? अब क्या होगा इसका आंसर? 35/54। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़िए, चलो बढ़ते हैं। एक मिनट, हमने सही किया है। हाँ, अब हम करते हैं फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्पल से सीखते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/12। 2/7 है, ठीक है, एंड 3/12। ठीक है, 3/12 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। ठीक है, तो 2/7 और 1/4 के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग है, तो सबसे पहले इनको लाइक रैशनल नंबर्स बना लेते हैं। इनका 7 और 4 का एलसीएम कितना होता है बताओ? 7 और 4 का एलसीएम होता है 28। तो 2 और 7 के टेबल में 28 कब आता है? 4 टाइम्स। तो 7 इंटू 4 भी कर देंगे और 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1/4
4 के डबल में 28 कब आता है? 7 टाइम्स। तो 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आंसर आएगा हमको? 8/28 और 7/28 के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में तो हमको इतने रैशनल नंबर्स अभी दिख नहीं रहे हैं फिलहाल, लेकिन पर इन दोनों के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं। अब मैं बताता हूं कैसे। दोनों का एलसीएम निकाल लिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम 8/28 को 5/5 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 40। तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, जब हम कैंसिल करेंगे तो आंसर तो 8/28 फिर से आ ही जाएगा ना, है ना। तो हम 8/28 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना होगा सोचो। 5 से नहीं, काम करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा निकालना। 6/6 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये होगा 48/28 इंटू 6 कितना होता है सोचो, ये होता है 168, नहीं हाँ 168। ठीक है, अब हम 7/28 को भी इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7/28 को भी 6 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ये इसका आंसर क्या आएगा? 42/168। ठीक है, अब हमारे आंसर आ गया। हम 42 और 48 के बीच में कौन कौन से आते हैं? 43/168, 44/168, 45/168, 46/168, 47/168। ठीक है, आ गए हमारे 5 रैशनल नंबर्स। सबको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक है, 2 क्वेश्चन है, एक है। अब आता है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -9/7 एंड 10/11। तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम क्या होता है? 7 और 11 का 77। हमको 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो -9/7 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 7 के टेबल में 77 कब आता है? 11 टाइम्स। तो दोनों को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आंसर होगा? -99/77। अब 10/11 इंटू 11 के टेबल में 7 कब आता है? 11 के टेबल में 77 कब आता है? 7 टाइम्स। तो दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या होगा आंसर? 70/77। अब हमको आगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है और 10 से हमको ज्यादा रैशनल नंबर्स दिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं -98/77, है ना, -97/77 माइनस हाँ -96। एक काम करते पॉजिटिव लिख लेते, ज्यादा इजी हो जाएगा, हमारे लिए भी ज्यादा इजी हो जाता है। हम लिख सकते हैं 70, एक मिनट फटाफट के लिख लेते हैं, हम लिख सकते हैं 69/77, 68/77, 67/77, 66/77, 65/77, ये 5 हो गए। फिर आता है 64/77, फिर 63/77, फिर 62/77, फिर 61/77, फिर 60/77। आ गया हमारा आंसर। ये रहे हमारे 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -9/7 एंड 10/11। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स बाय अ मीन। ठीक है, हम इसमें खाली मीन मेथड से हम खाली एक ही रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल समझते हैं। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 8/9। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे और इसको टोटल डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमको इन दोनों के मिडिल वाला मिल जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। 2/3 प्लस 8/9 कितना होगा? दोनों का एलसीएम कितना है? 9, है ना, और 9 तो इधर ऑलरेडी है, तो 2 और 3, 2/3 को इसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 9 आ जाए? 3 से। क्या होगा इसका आंसर? 6/9। सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो 6/9 प्लस 8/9/2। ठीक है, 6/9 प्लस 8/9 कितना हो गया? 14/9। ठीक है, अब इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो हमने सीखा था डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकेट कर देते हैं। 14/9 इंटू 1/2, 2 को काटा, यहाँ पर 7 आ गया। क्या होगा इसका आंसर? 7/9 आ गया हमारा आंसर। हमको एक रैशनल नंबर निकालना था। 7/9 2/3 और 8/9 के एकदम बीच में आता है, जो उनका हाफ होता है ना, मतलब इन दोनों के बीच में जो सबसे एग्जैक्ट मिडिल वाला नंबर आता है ना, वो 7/9 होगा। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं और अच्छी क्लियर एक्सप्लेनेशन के लिए।
फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 6/5 एंड 8/11। तो 6/5 और 8/11 को हम पहले ऐड कर लेंगे, 6/5 प्लस 8/11। एलसीएम कितना हो गया दोनों का? 55/2 भी करना साथ साथ करते हैं। 55 6/5 को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे साथ में कि 55 आ जाए डिनोमिनेटर में, 11 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस 8/11। 8/11 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 55 आ जाए? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बाय 2। अब 6/5 इंटू 11/11 कितना हो गया? 66/55 प्लस 40, 8 इंटू 5 कितना होता है? 40 और बाय 55, ठीक है। क्या आंसर आ गया? 66 प्लस 40 कितना हो गया बताओ? 66 प्लस 40 होता है 106, और इसका और डिवाइडेड बाय 55 है ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 106/55 इंटू 1/2। 2 को इससे काट सकते हैं, क्या होगा आंसर? ये होगा हमारा 53। आ गया हमारा आंसर 53/55। ये हमारा 6/5 और 8/11 के बीच में सबसे मिडल वाला रैशनल नंबर 53/55 है। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो दो केस लेते हैं। सबसे पहले में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे है, एग्जाम्पल से कर लेते हैं। -8/9, तो एक सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से एक्सटेंड होती है नंबर लाइन, इसी वजह से एरोस बनाएंगे। बीच में मार्क करेंगे 0, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर 9 है, तो 9 पार्ट्स में हम 0/9 लिख सकते हैं। उसका आंसर तो वैसे भी 0 ही आएगा, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 0, ठीक है। अब हमको माइनस में जाना है, -1/9, क्योंकि 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो -2/9, फिर -3/9, फिर -4/9। थोड़ा यहाँ पर एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, फटाफट ऐसे गए, ठीक है। फिर -5/9, -6/9, -7/9, -8/9, -9/9। -9/9 एक्चुअली है क्या? -1 है ना, क्योंकि -9 और 9 को कैंसिल करेंगे तो आंसर -1 आएगा ना, तो यहाँ लिख देते हैं -1। अब हमको क्या रिप्रेजेंट करना था? -8/9। तो हम यहाँ पर हमको आंसर आ गया -8/9। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई डिफरेंट कलर लेके कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। सबको समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छा अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंट -3/7 ऑन ए नंबर लाइन। तो सबसे पहले एक बड़ी सी नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। फिर 7, हमको डिनोमिनेटर 7 दिया हुआ है, इसका मतलब दो होल नंबर्स के बीच में एक नेचुरल एक नंबर लाइन पर 7 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं 0/7, ठीक है। अब -1/7, फिर -2/7, -3/7, एक मिनट, हाँ, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7। -7/7 एक्चुअली है क्या? -1। सबको समझ में आ गया? अब हमको क्या रिप्रेजेंट करना है? -3/7। तो यहाँ पे हमको आ गया आंसर -3/7। इसको हम दूसरे कलर से सर्कल कर देते हैं कि हमने इसको निकाल लिया इसका आंसर। सबको समझ में आ गया? अब हम केस 2 पर चलते हैं, जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, 12/7। सबसे पहले एक बड़ी सी नंबर लाइन बना लेते हैं, दोनों तरफ से एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि नंबर लाइन को इस दोनों साइड से नेवर एंडिंग होती है। बीच में हम लिख लेते हैं 0, एक्चुअली बीच में यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि आगे और बहुत सारा लिखना है। डिनोमिनेटर क्या है? 7, तो यहाँ पर 0/7, फिर 1/7, फिर 2/7, 3/7। बहुत इजी है ये, कोई केस 2 में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, बहुत इजी है। 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। 7/7 क्या होता है? 1। अब हम क्या करेंगे आगे? हम 1/7 की जगह हम लिखेंगे 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, है ना। हमको क्या रिप्रेजेंट करना है? 12/7, 13/7 और आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे हम ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस करके लिखते हैं आगे, ठीक है। अब हमको 12/7 को रिप्रेजेंट करना है, तो 12/7 हमारा आ गया। हम इसको सर्कल कर देंगे कि हमको इसका आंसर आ गया है। सबको समझ में आ गया? नहीं आया तो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे और ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। 13/3 को रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर 0 यहाँ लिख लेते हैं। अब क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है, तो दो होल नंबर्स के बीच में कौन सा कितने पार्ट्स होंगे? 3 पार्ट्स।
सबसे पहला पार्ट 1/3, फिर 2/3, अब डायरेक्टली आ जाएगा 3/3। 3/3 क्या होता है? ये होता है 1, ठीक है। अब आते हैं 4/3, फिर 5/3, फिर 6/3। 6/3 क्या होता है? 2, ठीक है। फिर 7/3, फिर 8/3, फिर 9/3। 9/3 क्या होता है? 3, इसका मतलब वैल्यू 3 होती है। फिर 10/3, फिर 11/3, फिर 12/3। 12/3 की वैल्यू क्या होती है? 4, फिर 13/3, फिर 14/3। ऐसे करते करते ये तो बहुत ज्यादा एंडलेसली जाते रहेगा, ठीक है। हमको आंसर आ गया, हमको क्या रिप्रेजेंट करना था? 13/3, तो हमको आंसर आ गया है, हम इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पर सर्कल कर देंगे। सबको समझ में आ गया? नहीं है तो कमेंट्स में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर एक स्टार मार्क डाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले सारी प्रॉपर्टी सीखने से पहले हम लेट ए बी एंड सी बी 3 रैशनल नंबर्स, ए बी और सी को रैशनल नंबर्स मान लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी सीखना, ठीक है। सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ए और बी हमारे रैशनल नंबर्स थे, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको एक ऑपरेटर रहने दो, इसको ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और मल्टीप्लीकेशन का सिंबल भी हो सकता है, ठीक है। तो ए और कोई ऑपरेटर, फिर बी विल बी इक्वल टू ए रैशनल नंबर। मतलब जो ये आंसर आएगा ये हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। आप कोई से भी दो सबसे इजी रैशनल नंबर्स को ले सकते हो, 2 और 3, ठीक है। 2 + 3 5, 5 रैशनल नंबर है जी, बिल्कुल है। अब आता है 2 - 3, क्या हो गया? -1। -1 भी रैशनल नंबर है, 2 और 3 भी रैशनल नंबर्स है। मल्टीप्लीकेशन के लिए 2 × 3 कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया? आंसर 6। 2, 3 और 6 तीनों रैशनल नंबर्स है ना। मैंने यहाँ पर डिवीजन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आता। अगर हम कोई से भी दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं हमेशा आंसर रैशनल नंबर आएगा। जैसे सबसे मेन रीजन है ये प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई नहीं होना, क्योंकि 0 एक रैशनल नंबर है ना। तो अगर हम 2 को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर तो इनफाइनाइट आता है, और ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये इरैशनल है। लिख लेते हैं साथ साथ, ये इरैशनल नंबर है ना। इसकी वजह से डिवीजन प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर्स डिवीजन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते। सबको समझ में आ गया? अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ऑर्डर बदल के लिखना। इसका मतलब a + b = b + a। हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो हमने ऊपर लिया था, 2 + 3 = 3 + 2। क्या होगा आंसर? 5 = 5, है ना। प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन 2 × 3 = 3 × 2, क्या हो गया? 6 = 6। ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है। ये कौन कौन से ऑपरेटर्स के ऊपर अंडर सेटिस्फाई कर रही है? एडिशन और सबट्रैक्शन, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खाली एडिशन और सबट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सबट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब सीख लेते हैं फटाफट। ये होती है ए, हम ग्रुपिंग करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, a + ब्रैकेट b + c = ब्रैकेट a + b होल + c करके देख लेते हैं हम। 2 + 3 + 4 लिख लेते हैं, सबसे इजी एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं। फिर 2 + 3 + 4 ये करके देख लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर? 2 + 7 = 5 + 4, क्या हो गया इसका आंसर? 9 = 9। ये वाली प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर सेटिस्फाई कर रही है जी, बिल्कुल कर रही है। अब मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 × 3 × 4 = 2 × 3 होल × 4, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? 2 × 12 = 6 × 4, 6 × 4। 2 12 कितना होता है? 24। 6 4 24 आ गया आंसर। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी खाली एडिशन और सबट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के अंदर सेटिस्फाई करती है रैशनल नंबर्स में। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब इसमें हम यूज ही मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसमें खाली हम एडिशन और सबट्रैक्शन के ऑपरेटर्स लेते हैं। इसका मतलब अगर हम a को b + c होल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a b से भी मल्टीप्लाई होगा और a c से भी मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब a × b + a × c।
आप कोई सा भी दो एग्जांपल्स लेकर कर सकते हैं। सेम सेम विद सबट्रैक्शन, हम ए इंटू बी माइनस सी करते हैं तो ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा और ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट होना चाहिए, अगर ब्रैकेट ना हो तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। अब आते हैं एडिटिव एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटीज पर। ये भी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। हम पहले आइडेंटिटी का मतलब समझ लेते हैं। आइडेंटिटी क्या होता है? पहचान। ठीक है, तो ए की पहचान तो ए ही होगी ना, है ना। तो हम ऐसा ए के साथ क्या ऐड करेंगे कि हमको आंसर ए ही है, वो होगा जीरो। दैट इज वाई जीरो इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ठीक है। और फिर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, हम ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर ए ही आए। हम मल्टीप्लाई करेंगे वन, क्योंकि कोई से भी नंबर को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही सेम नंबर आता है ना। दैट इज व्हाई वन इज नोन एज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, सबको समझ में आ गया? आप लिख लेते हैं। ठीक है, अब आता है एडिटिव एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो हम ए में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि आंसर हमको जीरो आ जाए। हम ए में हम माइनस ए ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टू लेता हूं, टू में ऐसा क्या ऐड करूंगा, बॉक्स बना लेता हूं कि आंसर जीरो है। टू में हम क्या ऐड कर सकते हैं? टू में हम माइनस टू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टू माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस हो जाएगा। तो टू माइनस टू जीरो हो गया। इसकी वजह से ए इज नोन एज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि अगर ए एडिटिव इनवर्स है माइनस ए का, तो माइनस ए भी एडिटिव इनवर्स है ए का। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पर। ए में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर वन है। सोचो, ए में हम वन बाई ए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ठीक है, ऑफ वन बाई ए एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इधर फिर से कि वन बाई ए का भी रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ए होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर लेता हूं वन बाय टू का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? टू। तो हम टू और टू को कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सोचो, आंसर आएगा हमारा वन, क्योंकि टू और टू कैंसिल हो गए। यहाँ पर तो वैसे भी डिनोमिनेटर में वन है और वन बाय वन होता है, तो आंसर वन होगा। सबको समझ में आ गया? अब क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। सॉल्व बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये किसकी है? ये प्लस एडिशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी, ए टाइम्स बी प्लस ए टाइम्स सी। इसमें हमको कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है? माइनस फोर बाई सिक्स और माइनस फोर बाई सिक्स। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर, माइनस फोर बाई सिक्स, और इसको होल से किससे कौन कौन से नंबर्स ऐड हो रहे हैं? सिक्स बाई नाइन प्लस वन बाई थ्री। ठीक है, मेरे को बताया इनको ऐड करने पर क्या आंसर आएगा। हमने ऊपर भी करा था शायद, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा सेम सम करा था। माइनस फोर बाई सिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सिक्स बाय नाइन प्लस दोनों को लाइक फ्रैक्शंस में बनाएंगे तो क्या होगा आंसर? थ्री बाय नाइन। ठीक है, फिर होगा माइनस फोर बाय सिक्स इंटू नाइन बाय नाइन, नाइन बाय नाइन यानी वन। तो माइनस फोर बाय सिक्स इंटू वन इज इक्वल टू माइनस फोर बाय सिक्स। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नहीं आया समझ में तो क्या करना है? कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन दूसरा वाला रहता है। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज टू, इफ वन ऑफ देम इज वन बाय सेवन फाइंड द अदर। तो हम एक काम करते हैं, लेट द अदर रैशनल नंबर बी एक्स। ठीक है, इसका मतलब वन बाय सेवन टाइम्स एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वन बाय सेवन को वहां ट्रांसपोज कर देंगे। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम रिवाइज करेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अगर आपको ये अभी समझ नहीं आता तो वो चैप्टर करने के बाद तो पक्का समझ में आ ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सेवन वन बाय सेवन को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो मल्टीप्लीकेशन में है, हम वहां पर उसको डिवीजन में ले आएंगे। तो x इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाय वन बाय सेवन। ठीक है, हमने क्या सीखा था? डिवीजन में हम हमेशा क्या करते हैं? रेसिप्रोकेट कर देते हैं। मतलब टू इंटू सेवन बाय वन क्या होगा आंसर? x इज इक्वल टू 14। ठीक है, therefore the other rational number is 14। ठीक है, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं।
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द एडिटिव एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4/7। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा 4/7 का, यहां पर लिख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वो 4/7 विल बी -4/7 है ना, और मल्टीप्लीकेटिव आगे का सब कुछ सेम है, और 4/7 विल बी 7/4, क्योंकि 4/7 इंटू 7/4 कितना होता है 1। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -4/7 इंटू 7/4, 7 और 7 कट जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा, माइनस ऐसे ही रह जाएगा। इसका मतलब आंसर आएगा -1। सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, डिवाइड 1/2 बाय -1/3 प्लस 2/5। इसका मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 प्लस 2/5। ठीक है, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15। तो लाइक फ्रैक्शंस बना लेते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाय 3 को ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 15 आ जाए, बताओ। हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो -1 को भी किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से। ठीक है, बाय 15। ठीक है, प्लस 2/15। ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं, ज्यादा इजी समझा देता हूँ फटाफट पहले। हाँ, 5 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 15 आ जाए 3 से, तो हम 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और डिनोमिनेटर तो एज यूजुअल 15 आएगा। ठीक है, 1/2 डिवाइडेड बाय -5/15 प्लस 6/15। ठीक है, प्लस 6/15 कितना होगा इसका आंसर 1/2 डिवाइडेड बाय -5 प्लस 6 कितना होता है 1, तो 1/15। ठीक है, अब डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकेट कर देंगे। 1/2 इंटू 15 क्या होगा आंसर 15/2। इसको हम डेसिमल्स में लिखेंगे, क्या होगा आंसर 7.5। सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 6/7 प्लस 3/8 प्लस -1/2। ठीक है, तो 6/7 प्लस 3/8 -1/2, तीनों का एलसीएम लेते हैं। क्या होगा तीनों का एलसीएम, ये होगा हमारा, काम करते हैं करके देख लेते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा। 7, 8 और 2, तो 2 से ले लेते हैं सबसे पहले, 7 ऐसे ही रहेगा, फिर 4, फिर 1, फिर से 2 से ले सकते हैं, 7, 2, 1। अब इनका एलसीएम होगा 14 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 56। तो इनका एलसीएम 56 होगा, इनका एलसीएम 56 हो गया। ठीक है, तो 6/7 हम तीनों को लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 7 में वैसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 56 आ जाए, हम करेंगे 8 को मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 8 बाय 7 इंटू 8 प्लस 3/8, मतलब 8 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 56 आ जाए 7 से, तो 3 इंटू 7, 3 को भी उसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 8 इंटू 7 प्लस माइनस आएगा, माइनस। अब हम 2 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 56 है 28 से, तो 1 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 28 से, 1 इंटू 28 बाय 2 इंटू 28। ठीक है, तो अब आ सकता है 48 प्लस 21 माइनस 28 बाय 56। क्या होगा इसका आंसर 48 प्लस 21 कितना होता है 48, 69 माइनस 28 कितना हो गया 69 माइनस 28 विल बी 1, इधर आ गया, फिर 4, 41। ठीक है, 41/56। अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हम इधर छोड़ नहीं सकते। अब हमको करना है व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल। तो इसका आंसर होगा 56/41। ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमको ये नहीं लिखना है, हमको इसको सॉल्व करके इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का रिवीजन, मतलब डिटेल्ड रिवीजन विद क्वेश्चंस। तो चलो सबसे पहले थोड़े बेसिक टर्म्स के बारे में सीख लेते हैं जो हमने अलजेब्रा में सीखे थे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बताओ, सबसे पहले हम अलजेब्रिक छोड़ देते हैं, हमने एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। जैसे अगर हम लिखते हैं 2+3, तो एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मतलब नंबर। ठीक है, और अरिथमेटिक ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है हमारे पास यहाँ पे, प्लस ऑपरेटर है। ठीक है, अब हम सीखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एन एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग लिटरल्स। लिटरल्स क्या होता है, वेरिएबल्स। हमने वेरिएबल्स के बारे में क्लास 7 में पढ़ा था। वेरिएबल्स क्या होते हैं,
जो लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स में ए बी सी से लेके जेड तक, जो अल्फाबेट्स होते हैं जिनकी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, जिनकी वैल्यू वेरी करती है, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होती, जिनको हम कॉन्स्टेंट मतलब एक्चुअली नंबर्स होते हैं, जैसे 3 4 5, ठीक है। एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। एग्जाम्पल्स आर 4x माइनस 8, यहाँ पर 4 हमारा कांस्टेंट है, माइनस 8 हमारा कांस्टेंट है और x हमारा वेरिएबल है, और माइनस हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। फिर 6x बाय 7, 6 और 7 हमारे कांस्टेंट्स है, x हमारा वेरिएबल है और डिवीजन हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। अब हम सीखते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। फिर से अलजेब्रिक इक्वेशन सीखने से पहले हम पहले इक्वेशन के बारे में सीख लेते हैं। इक्वेशन क्या होता है? दो एक्सप्रेशंस अलग अलग साइड पर और सेपरेट हुई भी होती है इक्वालिटी साइन से। अलजेब्रिक इक्वेशन में भी वही होता है, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन विच टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर सेपरेटेड बाय एन इक्वालिटी साइन, ठीक है। एग्जांपल्स आर 3x plus 2 is equal to 5x minus 5. Here x is the variable and 3 and 5 are coefficient of x, are the coefficients of x. मतलब कोफिशिएंट का मतलब वो होता है जो नंबर हमारा वेरिएबल से पहले आता है, जस्ट वैल्यू, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल सपोज अगर यहाँ पर 3 ना होता, खाली x होता, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होता? इसका कोएफिशिएंट होता 1, क्योंकि x 1x मतलब x ही होता है, राइट। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं x का कोएफिशिएंट 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर छोटा थोड़ा इरेजर कम करके इसको मिटा लेते हैं फटाफट, ठीक है। Here x is the variable and 3 and 5 are the coefficient of x, क्योंकि 3 भी है यहाँ पर और 5 कोफिशिएंट्स है, ठीक है। और कोफिशिएंट कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, कोफिशिएंट और कांस्टेंट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। एंड 2 and 5 आर द कांस्टेंट्स, ठीक है। 2 और 5, 2 और -5 कभी भी कांस्टेंट को लेते हैं तो हमेशा उसके साइन के साथ लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल +5 होता तो हम +5 लिखते, ठीक है। हम उधर माइनस साइन लिखते, हम हमेशा कभी भी जब कांस्टेंट लिखते हैं हमेशा साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आ गया होगा। और सारे टर्म सीख लेते हैं। एक टर्म क्या होता है? ए पार्ट ऑफ इक्वेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। मतलब अगर यहाँ पर मैंने 3x यहाँ पर ही लिख लेता हूँ, 3x plus 2 is equal to 5x plus 5, ठीक है। तो यहाँ पर 3x plus 2 is equal to 5x plus 5 में 3x हमारा एक टर्म है, 2 हमारा एक टर्म है, फिर 5x हमारा एक टर्म है, 5 हमारा एक टर्म है, क्योंकि ये प्लस से सेपरेट हुए हुए हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल -2 and 3x by 7 are the terms of 3x by 7 minus 2। यहाँ पर भी हम साइन के साथ लेते हैं हमेशा, ठीक है। अब हम सीखते हैं मोनोमियल, an algebraic expression having only one term. Examples are 2x, 7a by 9, etc. बताओ यहाँ पर टर्म का खाली एक कैसे हुआ? क्योंकि टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस से ही सेपरेट हो सकते हैं, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से कभी भी टर्म सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। अब सीखते हैं बाइनोमियल क्या होता है। An algebraic expression having only two terms. Examples are 3x minus 9, 70 plus 1. यहाँ पर ये दो टर्म्स है 70 और 1, और यहाँ पर 3x और -9 टर्म्स है, ठीक है। अब ट्राइनोमियल, an algebraic expression having only three terms. Examples are 3x plus 5, 3x by 5 plus 9, 9 by -7. इधर ये तीन टर्म्स है, 3x by 5, 9y और -7। यहाँ पर 4 सेकेंड वाले एग्जाम्पल में 4 plus 6h plus 9p में 4 एक टर्म है, 6h प्लस टर्म है और -9p एक टर्म है, ठीक है। पॉलिनोमियल, an algebraic expression having more than one term. मतलब सारे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, आगे भी बहुत सारे होते हैं, क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, ये हम हायर क्लासेस में सीखेंगे। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में। तो a linear equation in one variable is an algebraic equation with only one variable। मतलब हाँ, नाम से तो इतना क्लियर हो रहा है कि इक्वेशन में खाली एक ही वेरिएबल होगा। एंड हैविंग द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल दैट इज अ डिग्री इज 1। हमने क्लास 7 में डिग्री के बारे में पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इक्वेशन लेता हूँ 2x plus 3 is equal to 7, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हाँ,
तो यहाँ पर x जो होता है, x की हमारी हाईएस्ट, x की पावर क्या है, 1 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर 1 हो सकती है, इसका मतलब डिग्री हमेशा खाली 1 ही होगी कोई से भी वेरिएबल की, ठीक है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वेर x इज द वेरिएबल, ax plus b is equal to c where x is the variable and a is its coefficient, b is the constant and c is the answer, ठीक है। यहाँ पर a कोएफिशिएंट है, b कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है, प्लस हमारा ऑपरेटर है, c हमारा आंसर है। Here ax plus b is called LHS or the left hand side and c is called the RHS or the right hand side, ठीक है। इधर तक सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। The value of x which satisfies the equation by making the LHS and RHS equal is called the root or the solution of equal. Root or the solution of the equation. इसका ये रूट और सोल्यूशन का एक सिंपल डेफिनेशन है कि अगर जो वैल्यू होती है वेरिएबल की एक इक्वेशन में, उसको हम रूट या सोल्यूशन बोलते हैं इक्वेशन का, ठीक है। हम इसकी सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 दी हुई है, तो 5 इंटू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। जी बिल्कुल, 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। सो वी कैन टेल दैट 5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 30। अब हम सीखते हैं कि रूट निकालते कैसे है लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल का, ठीक है। इन वन यहाँ पर एक वन मिसिंग आ गया, ये वन भी आएगा इधर। सबसे पहली मेथड होती है ट्रायल एंड एरर मेथड, सबसे वेस्ट मेथड, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा टाइम लेती है। अगर छोटे छोटे आंसर्स हो तो आराम से निकाल सकते हैं, पर अगर बहुत बड़े बड़े जैसे फ्रैक्शंस में आंसर्स हो जाए या डेसिमल्स में हो जाए, मतलब हाँ दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर ऐसे निकालने के लिए सबसे गंदी मेथड होती है, ठीक है, बैलेंसिंग मेथड। ट्रांसपोजिशन की तैयारी होती है, बस यहाँ पर हम दोनों साइड कर देते हैं, ठीक है। हम मेन यहाँ सीखेंगे ट्रांसपोजिशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के बारे में। चलो ट्रांसपोजिशन मेथड के बारे में सीख लेते हैं। By transposing a term from one side to another side, we mean changing its sign and carrying it to the other side. इसका मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, वही फॉर्म लेते हैं ax plus b is equal to c, ठीक है। तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम b को वहां ले लेंगे, तो ax will be equal to c minus b, क्योंकि यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं साइन को। In transposition, plus becomes minus when transposed to other side, minus becomes plus, multiplication becomes division and division becomes multiplication when transposed to the other side. इसकी वजह से मैंने जब b को उधर ट्रांसपोज करा तो मैंने माइनस ले लिया, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं कैसे करते हैं ट्रांसपोजिशन से सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है 4x प्लस 8x बाय 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 9x बाय 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, दोनों साइड को साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो 4x बाय 1 है एक्चुअली इधर, ठीक है। तो 1 के टेबल में 9 कब आता है, 9 टाइम्स, तो हम 4x को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 36x प्लस 8x बाय 9, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 5 बाय 1 है, ठीक है। तो 1 के टेबल में 7 कब आता है, 7 टाइम्स, तो 5 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, 35 प्लस 9x बाई 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9 को वहां भेज देंगे, 36x प्लस 8x, यहां पर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं साथ साथ। 36x प्लस 8x कितना होता है, 44x इज इक्वल टू 35 प्लस 9 टाइम्स 35 प्लस 9x बाई 2, ठीक है। क्योंकि जब भी ये डिवीजन में है तो वहां पर भेजा तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, ठीक है। वो जहां पर जब वैसे जाके मल्टीप्लीकेशन में आया तो हमेशा जब भी ऐसे जैसे हमने 9 को यहाँ भेजा तो ये हमेशा न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, इसके लिए मैंने साथ साथ न्यूमरेटर के लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 को भी यहाँ भेज देंगे, मतलब 2 टाइम्स 44x विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स 35 प्लस 9x, ठीक है। फिर हम 2 टाइम्स 44x कितना हो गया, 88x इज इक्वल टू 9 टाइम्स 35 कितना हो गया, 315, ठीक है। 315 प्लस 9 टाइम्स 9 कितना होता है, 81, और यहाँ पर एक x है तो 315 प्लस 81x, ठीक है। मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ आगे का, तो हम 88x माइनस 81x ले लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, साइन बदलेगा
ठीक है, इज इक्वल टू 315। 88x माइनस 81x कितना हो गया, 7x इज इक्वल टू 315। ठीक है, x इज इक्वल टू 315 बाई 7, क्योंकि जब मैंने 7 को इधर डिवाइड कर 7 को इधर ट्रांसपोज करा तो वो डिवीजन में आ गया, क्योंकि वो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, x का मल्टीप्लीकेशन में। एक बार चेक कर लेते हैं, काट सकते हैं क्या? ये हम पहले ले सकते हैं 4 से, हाँ ये काट सकते हैं। तो सबसे पहले 4 ले सकते हैं, फिर उसके बाद 3, जो 3 होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 45। एक मिनट, हाँ x इज इक्वल टू 45। सबको समझ में आ गया? जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b बाय cx प्लस d इज इक्वल टू m बाय n। दैट विल बी इक्वल टू, हम यहाँ पर n को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और m को cx प्लस d से मल्टीप्लाई करवाएंगे। n into ax plus b is equal to m into cx plus d. We multiply the numerator of RHS to the denominator of LHS and the denominator of RHS to the numerator of LHS. समझ में आ गया? क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो 9x by 7 is equal to 8x by 3। जरूरी नहीं है ये फॉर्म में हमेशा, तो कभी कभी हमको एलसीएम भी निकाल के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 3 इंटू 9x इज इक्वल टू 7 इंटू 8x। क्या होगा इसका आंसर? 27x इज इक्वल टू 56x। ठीक है, तो एक मिनट, थोड़ी गलती लग रही है क्वेश्चन में। एक काम करते हैं, ये एग्जाम्पल को स्किप कर देते हैं, हम आगे चलते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन है उनसे समझ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। 3x माइनस 8 बाय 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 3x माइनस 8 बाय 2x इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 है यहाँ पर। ठीक है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x को यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1 इंटू 3x माइनस 8 कितना होता है? 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x इंटू 1 कितना होता है? 2x। तो हम आगे ऐसे ले सकते हैं। अब 3x, अब हम 2x को यहाँ ले लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा फिर उसके बाद, क्योंकि इसका साइन बदलेगा। -8 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, उधर 0 ही रह गया। अब हम 8 को वहां ट्रांसपोज कर सकते हैं और उसका साइन बदल जाएगा। 3x माइनस 2x विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, 3x माइनस 2x कितना हो गया? x इज इक्वल टू 8। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ। 0.4 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5x प्लस 1। तो 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं, है ना? तो 2/5 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5x प्लस 1। ठीक है, 2/5 इंटू 3x कितना होता है? 6x/5। ठीक है, और फिर 2/5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2/5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 2/5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आंसर? -2/5 इज इक्वल टू 0.5x। 0.5x को भी एक काम करते हैं, 1/2x लिख लेते हैं, क्योंकि 0.5 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2x प्लस 1। ठीक है, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं। 6x/5 इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1 प्लस 2/5। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं आगे का। ठीक है, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं। 6x/5 ये माइनस हो जाएगा, -1/2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2/5 कितना होता है? 1 प्लस 2/5 कितना होता है बताओ? ये होता है 7/5। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 2/5 होता है 1 होल 2/5, और उसको इम्प्रॉपर में करेंगे तो 7/5 आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? 10। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6x इंटू 5। ठीक है, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 है। ठीक है, इसको यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ना x ही रन देते हैं, क्योंकि 1/2x इज इक्वल टू x/2 ओनली। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं फटाफट। एक मिनट, ये से थोड़ा बड़ा ले लेते हैं,
फिर ठीक है, अब हम लिख लेते हैं 6x/5 माइनस x/2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 7/5। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का इसका एलसीएम 10, इन दोनों का एलसीएम होगा 10। ठीक है, तो हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 इंटू 6x। ठीक है, और माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या होगा 5x, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 2 है, बाय 10 इज इक्वल टू 7/5। ठीक है, 2 इंटू 6x माइनस 5x कितना होता है, ये होगा 12x माइनस 5x बाय 10 इज इक्वल टू 7/5। ये होगा 7x बाय 10 इज इक्वल टू 7/5। यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, ये पहले बता देता हूँ, ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है और यहाँ पर थर्ड है। ठीक है, तो 7x बाय 10 इज इक्वल टू 7/5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 टाइम्स 7x इज इक्वल टू 10 टाइम्स 7। ठीक है, 35x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70/35, ये हो गया 2, x इज इक्वल टू 2। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है इधर तो अब यहाँ पर 2y माइनस 3/4 माइनस 3y माइनस 5/2 इज इक्वल टू y प्लस 3/4। अब हम एक काम करते हैं, फटाफट एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 4। तो हम क्या करेंगे, इधर इसको हमको यहाँ पर एक्चुअली इसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि इसका एलसीएम 2 है, सॉरी एलसीएम इनका 4 है, तो 4 यहाँ पर तो ऑलरेडी वैसा ही रहेगा, मतलब 2y माइनस 3/4 माइनस अभी हो जाएगा 2 टाइम्स 3y माइनस 5 बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी इन दोनों का एलसीएम 4 होगा, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4y प्लस 3/4। इसको यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई करवाया हमने, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 4 होगा। ठीक है, और जब हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, आगे करते हैं। अब 2y माइनस 3 माइनस 6y, क्योंकि 2 इससे ही मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे ही मल्टीप्लाई होगा, माइनस 10। ठीक है, बाय 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 3/4। ठीक है, फिर ले सकते हैं हम 2 माइनस 6y कितना हो गया, माइनस 4y, और माइनस 3 माइनस 10 कितना हो गया, माइनस 13। तो माइनस 4y माइनस 13/4 इज इक्वल टू 4y प्लस 3/4। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 टाइम्स 4 यहाँ पर नहीं करते, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा समझने में। तो 4 टाइम्स माइनस 4y एक मिनट, 4 टाइम्स माइनस 4y माइनस 13 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4y प्लस 3। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं, 4 टाइम्स माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 16y, और 4 टाइम्स 13 माइनस 13 कितना हो गया, माइनस 52 इज इक्वल टू, फिर 4 टाइम्स 4y कितना हो गया, एक मिनट, 4 टाइम्स 4y कितना हो गया, 16y। ठीक है, और 4 टाइम्स 3 कितना हो गया, 12। ठीक है, 12 हो गया इधर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 12 को यहाँ ले लेंगे और माइनस 16 को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस 52 माइनस 12 इज इक्वल टू 16y प्लस 16y। ठीक है, तो माइनस 52 माइनस 12 कितना होगा, माइनस 64 इज इक्वल टू 32y। ठीक है, इसका मतलब y इज इक्वल टू माइनस 64/32, तो ये हो गया -2। इसका मतलब y इज इक्वल टू -2। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, इधर हम फिर से इनका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर ये y1 हो गया। ठीक है, तो 3t प्लस 5/4 माइनस 1/1 इज इक्वल टू 4t माइनस 3/5। यहाँ पर एलसीएम ले लिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो 3t प्लस 5 माइनस 4/4 इज इक्वल टू 4t माइनस 3/5। ठीक है, तो 3t प्लस 5 माइनस 4 कितना हो गया, 3t प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4t माइनस 3/5। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स 3t प्लस 1 इज इक्वल टू
4 टाइम्स 4t माइनस 3, ठीक है। तो 5 टाइम्स 3t कितना हो गया 15t, प्लस 5 टाइम्स 1 कितना हो गया प्लस 5, इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 कितना हो गया 16, और फिर साथ में t, फिर 4 टाइम्स माइनस 3 कितना हो गया माइनस 12, ठीक है। अब हम इधर उधर मतलब ट्रांसपोज कर लेते हैं, यहाँ पर 12 को यहाँ ट्रांसपोज करते हैं, 15t को यहाँ ट्रांसपोज करते हैं, तो 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 16, t माइनस 15, t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 5 प्लस 12 17, ठीक है। आ गया हमारा आंसर, ठीक है। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, नहीं है समझ में तो क्या करना है, कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। अगर गलती से इसके कमेंट्स ऑफ हो गए तो आप, मैं कम्युनिटी पोस्ट में जब इसके आंसर डालूंगा नोट्स में, तब आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये समझ में नहीं आया, ठीक है। इधर फिर से एलसीएम लेंगे, 3t माइनस 2 बाय 3 प्लस 2t प्लस 3 बाय 2 इज इक्वल टू t प्लस 7 बाय 6, ठीक है। एलसीएम क्या लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, ठीक है। तो इसको डिनोमिनेटर को 3 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 6 आ जाए 2 से, तो 3t को भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 2 टाइम्स 3t माइनस 2 बाय 3 टाइम्स 2 प्लस, यहाँ पर 2 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में आंसर 3 आ जाए, सॉरी डिनोमिनेटर में आंसर 6 आ जाए 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2t प्लस 3 बाय 2, सॉरी बाय 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी t बाय 1 है, तो 6 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 6 आ जाए 6, तो ऊपर भी हम t से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 7 बाय 6 ले सकते हैं, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टाइम्स 3t कितना होता है 6t, 2 टाइम्स माइनस 2 माइनस 4 प्लस 3 टाइम्स 2t कितना हो गया 6t, ठीक है। 3 टाइम्स 3 कितना हो गया प्लस 9 बाय 6, ठीक है, इज इक्वल टू 60 माई प्लस 7 बाय 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 60 प्लस 60 20 और माइनस 4 प्लस 9 प्लस 5 बाय 6 इज इक्वल टू 60 बाय, एक मिनट, इज इक्वल टू 60 प्लस 7 बाय 6, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 इंटू 12t प्लस 5 इज इक्वल टू 6 टाइम्स 60 प्लस 7, ठीक है। तो 6 टाइम्स 12 कितना होता है 72, 72t प्लस 6 टाइम्स 5 30 इज इक्वल टू 6 टाइम्स 36 इज 6 टाइम्स 6 इज 36, और साथ में t 36t प्लस 6 टाइम्स 7 42, ठीक है। एक मिनट यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। फिर 72t प्लस, हम यहाँ पर अब ट्रांसपोज कर लेते हैं, 36t को यहाँ लेते हैं और 30 को वहां ले लेते हैं, तो 72t माइनस 36t इज इक्वल टू 42 माइनस 30, ठीक है। 72 माइनस 36t कितना होता है 36t होता है, इज इक्वल टू 42 माइनस 30 कितना होता है 12, ठीक है। t इज इक्वल टू 12 बाय 36 मतलब 1 बाय 3, देयरफॉर t इज इक्वल टू 1 बाय 3। सबको समझ में आ गया? नहीं आया तो क्या करना है, कमेंट्स में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। After 12 years, Kanwar shall be 3 times as old she was 4 years ago. Find his present age. So let the present age of Kanwar be y. ठीक है, तो 3 times मतलब जब वो 4 साल पहले थी, तो 4 साल जब 4 साल पहले वो कितने ईयर्स की थी, हर नहीं, ये लड़का है, his age बिफोर 4 years ago लिख लेते हैं, his age 4 years ago, ठीक है। कितना होगा, his age 4 years ago is y minus 4, क्योंकि अभी इसकी प्रेजेंटेज y है, तो 4 साल पहले कितनी थी y, ठीक है। अब जब his age after 12 years कितनी होगी y plus 12,
ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्स शैल बी आफ्टर 12 years कन्वर्स शैल बी 3 times as old as she was 4 years ago। ठीक है, तो जब वो 4 साल पहले जितनी बड़ी थी, 4 साल पहले जितना वो बड़ा था, मतलब 4 साल पहले जब वो जितना बड़ा था उसका 3 टाइम्स हो जाएगी 12 साल बाद। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे मतलब 3 टाइम्स मतलब 3y plus 12 will be equal to 3 times her age 4 years before। ठीक है, मतलब y plus 12 is equal to 3y minus 12। ठीक है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जब उसकी एज जो उसकी एज 4 साल पहले थी उसका थ्राइस हो जाएगी जब वो 12 साल बाद, मतलब जो उसकी प्रेजेंट एज है उसके मतलब 12 साल बाद वो जितने इसकी 4 साल पहले थी उसका थ्राइस हो जाएगी। मतलब हम यहाँ पर 3 टाइम्स y माइनस 4 करेंगे तो y प्लस 12 इज इक्वल टू 3y माइनस 12 हो गया। ठीक है, अब हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, y को यहाँ भेजेंगे, 12 को यहाँ भेजेंगे। ठीक है, तो 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 3y माइनस y। 12 प्लस 12 विल बी 24, 24 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, अब y विल बी इक्वल टू 24 बाय 2, 12। इसका मतलब प्रेजेंट एज इज 12। सबको समझ में आ गया? नहीं आया तो क्या करना है, कमेंट्स में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। m माइनस m माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 बाय 3। तो एलसीएम ले लेते हैं, ये बाय 1 है, ये भी बाय 1 है, तो m बाय 1 माइनस m माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस m माइनस 2 बाय 3। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2। तो 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 2 आ जाए, 2। तो ऊपर भी हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 2। तो 2m माइनस m माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 3। तो दोनों का एलसीएम 3 हो गया, तो 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आ जाए, वो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 माइनस m माइनस 2 बाय 3। ठीक है, तो 2m माइनस m माइनस 1 कितना हो गया, m माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस m, मतलब 1 माइनस m बाय 3। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस m। ठीक है, फिर 2m माइनस 3 सॉरी 3m माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2m। ठीक है, 2m को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, 3 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो 3m प्लस 2m इज इक्वल टू 2 प्लस 3। ठीक है, तो 5m इज इक्वल टू, एक मिनट, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हो गया 2m प्लस 3। ठीक है, 5m इज इक्वल टू 5, m विल बी इक्वल टू 5 बाय 5, दोनों कट गए, m विल बी इक्वल टू 1। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। 9 माइनस 3y बाय 1 माइनस 9y इज इक्वल टू 8 बाय 5। यहाँ तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ये तो वही वाले फॉर्म में आ गया जो ऊपर मेंशन किया था। 1 माइनस, एक मिनट, हाँ, 1 माइनस 9y इज इक्वल टू 8 बाय 5। ठीक है, तो 5 को 9 माइनस 3y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 9y। ठीक है, तो होगा 45 माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 टाइम्स माइनस 3y कितना होगा, माइनस 15y इज इक्वल टू 8 टाइम्स 1 8 माइनस 8 टाइम्स 9 माइनस 9y माइनस 72y। ठीक है, 8 को यहाँ ट्रांसपोज करते हैं, माइनस 15y को वहां ट्रांसपोज कर लेते हैं, फिर 45 माइनस 8 विल बी इक्वल टू माइनस 72y प्लस 15y। तो 45 माइनस 8 कितना होता है, 37। ठीक है, प्लस 37 इज इक्वल टू 72 माइनस 15 कितना होता है, 72 माइनस 15 होता है 62, 57। इसका मतलब माइनस 57y
एक काम करते हैं, मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, हम यहाँ ये वाले स्टेप से एक बार फिर से करके देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक ना हो गई हो। ठीक है, तो वो होगा 45 माइनस 5y इज इक्वल टू 8 माइनस 72y। अब हम काम करते हैं, 72 को यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं, 45 को यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 45 को वहां ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, तो माइनस 5y प्लस 72y इज इक्वल टू 8 माइनस 45। ठीक है, तो ये कितना होगा, माइनस 5y प्लस 72y 67y इज इक्वल टू 8 माइनस 45 कितना हो गया, माइनस 37। ठीक है, इसका मतलब y इज इक्वल टू माइनस 37 बाय 67। सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज, एक मिनट, हाँ, द सम ऑफ थ्री consecutive even numbers is 48. Find the greatest of the numbers. So let the numbers be x plus 2. बताओ मैं x plus 1 क्यों ले रहा हूँ, x plus 2 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि हर इवन नंबर, जैसे अगर मैं लेता हूँ 1, तो 1 के नहीं, 1 इवन नंबर नहीं है, मैं लेता हूँ 2, तो 2 के बाद ऐसा क्या ऐड करेंगे कि नेक्स्ट इवन नंबर आ जाए, 2 ही ऐड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से 2 ऐड करेंगे तो फिर से नेक्स्ट इवन नंबर आ जाएगा। इसके वजह से हम लेंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 4। ठीक है, तो फिर हम ले सकते हैं x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 48। फिर x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 48। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 48 माइनस 6। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 48 माइनस 6 कितना होता है, 42। फिर x इज इक्वल टू 42 बाई 3 विच विल बी 14। x इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर्स। ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, ग्रेटेस्ट नंबर इज x प्लस 4। ठीक है, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 14 plus 4 which is 18. Therefore, the greatest of the numbers is, greatest number is 18. ठीक है, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का लास्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 69। फाइंड द प्राइम नंबर आउट ऑफ दीज नंबर्स। अच्छा, तो 3 नंबर्स है, उन 3 ऑड नंबर्स है, उनका सम 69 है, और हमको ऐसा नंबर निकालना है जो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो फिर से हम ले सकते हैं, लेट द नंबर्स बी, नंबर्स, एक मिनट, नंबर्स बी x प्लस 2, फिर से क्योंकि ऑड नंबर में भी 1 और 3 2 का गैप आता है, इसकी वजह से, और यहाँ पर x प्लस 4। ठीक है, एक मिनट, हाँ, फिर x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 69। ठीक है, फिर 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 69। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 69 माइनस 6, 3x इज इक्वल टू 63, x इज इक्वल टू 63 बाई 3 के साथ 63 कैंसिल हुआ तो 21, यहाँ पर, और यहाँ पर से यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, x इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब तीनों नंबर्स कौन से होंगे, x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 23। ठीक है, x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 25। 21 और 25 तो कॉम्पोजिट नंबर्स है, हमको प्राइम नंबर निकालना है। प्राइम नंबर कौन सा है, 23। Therefore 23 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले एक्सपोनेंट्स, पावर्स और बेसिस के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। एन एक्सपोनेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड। मतलब एक एक्सपोनेंट ऐसा नंबर है, जैसे मैंने एक्सपोनेंट फॉर 3 इज 5, तो इसका मतलब 3 रेज टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आगे बढ़ लेते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये।
द बेस ऑफ एन एक्सपोनेंट इज द नंबर विच इज रेज्ड टू अ सर्टेन एक्सपोनेंट। ठीक है, द बेस एंड द एक्सपोनेंट आर टुगेदर रेफर्ड टू एज द पावर। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 2 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 विच इज इक्वल टू 16। हियर 2 इज कॉल्ड द बेस, ये 2 पूरा बेस है हमारा। ठीक है, 4 इज द एक्सपोनेंट क्योंकि ऊपर है और हम इसको इतनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 इज द पावर। वी रीड दिस एज 2 रेज टू द पावर ऑफ 4। ये हमने 7th में पढ़ा हुआ है, ये तो सबसे इजी चैप्टर लगता था एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो सबसे पहला है 9 क्यूब, क्या होगा 9 टाइम्स 9 टाइम्स 9, कितना हो गया? सोचो सोचो सोचो, बताऊं मैं, ये हो गया 729। सेकेंड वाला भी कर लेते हैं। 3 रेज टू द पावर ऑफ 5 कितना होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। राइटिंग बिग नंबर्स विद पावर्स। फॉर एग्जाम्पल 2048। तो कोई से बिग नंबर्स होते हैं ना, हम उनको पावर्स में पता है कैसे लिखते हैं? हम उनको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। अब पहले इसको 2 से करेंगे, फिर 1024 आएगा, फिर 2 से करेंगे 512 आएगा, फिर से 2 से करेंगे 256 आएगा, फिर से 2 से करेंगे 128 आएगा, फिर से 2 से करेंगे 64 आएगा, फिर से 2 से कर सकते हैं 32 आएगा, फिर से 2 से कर सकते हैं 16 आएगा, फिर से 2 से कर सकते हैं 8, फिर से 2 से कर सकते हैं 4, फिर से 2 से कर सकते हैं 2, फिर से 2 से कर सकते हैं 2। अब सोचो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब हम 2048 को क्या लिख सकते हैं? 2048 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर ऑफ 11। समझ में आ गया? क्वेश्चन करते हैं और क्लियरली समझ में आ जाएगा। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले 190। 190 के लिए हम इसको प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं फटाफट। इसको 2 से लेंगे, क्या आएगा आंसर? 85। ठीक है, 85 नहीं आएगा, 95 आएगा। ठीक है, अब हम इसको 5 से ले सकते हैं, आएगा आंसर 19। फिर से 19 ही आएगा आंसर। तो इसका कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है? अब मैं बताता हूं कैसे। अब हम 19 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 2 इंटू 5 इंटू 90, ठीक है, तो हम इसमें 2 की पावर इसमें क्या है? सोचो, इसमें 2 की पावर 1 है, क्योंकि 2 रेज टू द पावर ऑफ 1 2 ही होगा, 5 रेज टू द पावर ऑफ 1 5 होगा, और 19 रेज टू द पावर ऑफ 1 19 ही होगा। सेकंड वाला भी कर लेते हैं। 8192, 8192 2 से लेंगे, ये थोड़ा बड़ा नंबर लग रहा है, ये होगा 4096, 4096। फिर से 2 से लेंगे, ये होगा 2048, फिर से 2 से लेंगे, ये होगा 1024, फिर से 2 से लेंगे, ये होगा 512, फिर से 2 से लेंगे, ये होगा 256, फिर से 2 से लेंगे, ये होगा 128, फिर से 2 से लेंगे, ये होगा 64, फिर से 2 से लेंगे, ये होगा 32, फिर से 2 से लेंगे, ये होगा 16, फिर से 2 से लेंगे, ये होगा 8, फिर से 2 से लेंगे, ये होगा 4, फिर से 2 से लेंगे, ये होगा 2, फिर से 2 से लेंगे, ये होगा 2। तो ये कितने 2 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब 8192 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर, एक मिनट, पावर नहीं है यहाँ पर, हाँ, 2 रेज टू द पावर ऑफ 13। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम आता है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट। आप इसके ऊपर एक स्टार मार्क डाल सकते हो, मैं बताते जा रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला होता है जीरो रूल। जीरो रूल मतलब कोई से भी नंबर की पावर अगर हम रेज टू पावर ऑफ 0 करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। ये तो हम सबको ऑलरेडी पहले से पता ही है, ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं पता तो आप अभी कर सकते हो। प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल में हम क्या करेंगे? अगर दो नंबर्स जिनकी पावर्स अलग अलग है पर बेसिस दोनों सेम है, ए रेज टू द पावर ऑफ m इंटू ए रेज टू द पावर ऑफ n, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे और बेस सेम रखेंगे। ठीक है, अब हम सीखते हैं क्वेश्चन रूल। ए रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर ऑफ n, बेसिस सेम है पर एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट रूल मतलब अगर
ए बी की होल रेज टू द पावर ऑफ m है, तो हम लिख सकते हैं m इसको भी लग रही है, m की पावर a को भी लग रही है और m की पावर b को भी लग रही है। इसका मतलब a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू b रेज टू द पावर ऑफ m। प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन रूल, यहां पर भी अगर कॉमन दी हुई है पावर m, तो m a को भी लग रही है पावर और m b को भी लग रही है, मतलब a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर ऑफ m। प्रोडक्ट ऑफ ए पावर एक्सपोनेंट रूल, मतलब अगर एक नंबर है उसकी एक पावर है, ठीक है, लेकिन पर एक ब्रैकेट में और उसकी एक और पावर है, तो हम क्या करेंगे, हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कभी भी ऐसी गलती मत करना कि आपने ए रेज टू द पावर ऑफ m और m की पावर आपने n कर दी, उसके बाद आपने e की पावर निकाल दी, ये टोटली रॉन्ग है। आप ए रेज टू द पावर ऑफ n इंटू m इंटू n कर दोगे। ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट जब आता है तो हम क्या करते हैं, हम नंबर को रेसिप्रोकेट कर देते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकेट, ठीक है, ये इसका रूल है। ये वाले लॉस तो आपको अच्छे से याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, याद कर लिए, नहीं याद हुए तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे। चलो अब इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। सिंप्लीफाइड 2 रेज टू द पावर ऑफ -2 रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू -2 रेज टू द पावर ऑफ 7 बाय 3 इंटू 4 रेज टू द पावर ऑफ 6। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने एक लॉ पढ़ा था, कौन सा, a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n, है ना। यहाँ पर दोनों बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो हम ऐड कर सकते हैं उनको, -2 3 प्लस 7 होल रेज टू द पावर ऑफ 3 प्लस 7 बाय 3 इंटू 4 रेज टू द पावर ऑफ 6। तो -2 3 प्लस 7 कितना हो गया, 10 बाय 3 इंटू 4 रेज टू द पावर ऑफ 6। तो -2 रेज टू द पावर ऑफ 10 कितना होता है, सोचो। मैं बताऊं इसका आंसर, क्या आप अपने आप निकालोगे? चलो बता ही देता हूं, 1024 बाय 3 इंटू 4 रेज टू द पावर ऑफ 6। 4 रेज टू द पावर ऑफ 6 कितना होता है, सोचो सोचो, सोच लिया? चलो मैं ही बता देता हूं, होगा 1024 बाय 3 इंटू 4096, और इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ये होगा 1। ठीक है, क्योंकि 1024 इंटू 4 होता है 4096। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1/12। एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट, 1024 इंटू 4 4 4 6 6 1 कैरी 8 9 4 0 0 4 1 4। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ गया इसका आंसर। आप एक काम कर सकते हो, आप इधर भी छोड़ सकते हो, लेकिन पर मैंने इसको और अच्छा सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आ जाए तो पूरा सिंप्लीफाई करना ज्यादा बेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड x सो दैट 5 -i रेज टू द पावर ऑफ x प्लस 1 इंटू -i रेज टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू -i रेज टू द पावर ऑफ 7। यहां पर भी वही वाला लॉ लगाएंगे, a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे -5 x प्लस रेज टू द पावर ऑफ x प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू -5 रेज टू द पावर ऑफ 7। ठीक है, तो -5 रेज टू द पावर ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू -5 रेज टू द पावर ऑफ 7, है ना, ऐसे कर सकते हैं ना। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, सिंस द बेसिस आर सेम, देखो बेसिस दोनों तरफ सेम है, बेसिस आर सेम वी कैन इक्वेट द पावर्स, इक्वेट द पावर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, इसका मतलब है यहाँ पर बेसिस दोनों के सेम हो गए हैं, हम खाली इसको इक्वेट कर सकते हैं, मतलब x प्लस 6 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू 7 माइनस 6, x की वैल्यू हो गई हमारी 1। ये रहा हमारा आंसर। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। 16 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 64 बाय 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू 4 रेज टू द पावर ऑफ 2, मतलब 4 स्क्वायर। ठीक है, तो हम 16 इंटू, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, ज्यादा बेटर हो जाएगा हमारे लिए भी, बाय 2 इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। 10 को हम 2 इंटू 5 होल रेज टू द पावर ऑफ 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इंटू हम 64 को 4 क्यूब लिख सकते हैं, बाय 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, इधर तक समझ में आ गया? अब हम 4 स्क्वायर इंटू, हमने एक लॉ पढ़ा था कि 2 इसके साथ भी आएगा और 2 इसके साथ भी आएगा,
है ना। इसका मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 4 क्यूब बाय 2 रेस्ट टू पावर ऑफ 4 इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, है ना। अब हमने एक लॉ पढ़ा था, कौन सा लॉ पढ़ा था, नहीं एक काम करते हैं, हम इनको कैंसिल नहीं करते, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा था, ए रेस टू द पावर, ये वाला लॉ है, ये वाला लॉ है, ए रेस टू द पावर ऑफ एम इंटू ए रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर ऑफ एम प्लस एन, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम 4 रेस टू द पावर ऑफ 2 प्लस 3 लिख सकते हैं इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर बाय 2 रेस टू द पावर ऑफ 4 इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 रेस टू द पावर ऑफ 5 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर बाय 2 रेस टू द पावर ऑफ 4 इंटू 4 स्क्वायर। अब हमने लॉ पढ़ा था, कौन सा, a रेस टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय a रेस टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर ऑफ m माइनस n। ये दोनों डिवीजन में है ना, 4 रेस टू द पावर ऑफ 5 और 4 रेस टू द पावर ऑफ 2 और 2 स्क्वायर और 2 रेस टू द पावर 4 दोनों डिवीजन में है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 रेस टू द पावर ऑफ 5 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 2 रेस टू द पावर ऑफ 2 माइनस 4 इंटू 5 स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो क्या होगा, 4 क्यूब इंटू 2 रेस टू द पावर ऑफ माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, हम कभी भी आंसर को नेगेटिव पावर में नहीं छोड़ते। तो हमने एक लॉ पढ़ा था, a रेस टू द पावर ऑफ माइनस m इज इक्वल टू 1 बाय a रेस टू द पावर ऑफ m। तो हम क्या करेंगे, 4 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, ये होगा हमारा आंसर। सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। फाइंड, यहाँ पर m निकालना है, तो 5 रेस टू द पावर ऑफ m इंटू 5 रेस टू द पावर ऑफ 3 इंटू 5 रेस टू द पावर ऑफ माइनस 2 बाय 5 रेस टू द पावर ऑफ माइनस 5 इज इक्वल टू 5 रेस टू द पावर ऑफ 12। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर सकते हैं, रूल था, ये वाला लॉ था सेम, है ना। तो हम ऐड कर लेंगे दोनों को, 5 रेस टू द पावर ऑफ m। एक काम करते हैं, ये करने से पहले हम एक काम करते हैं, हम पता है क्या करेंगे, हम हम दूसरा लॉ लगाएंगे, a रेस टू द पावर ऑफ माइनस m विल बी इक्वल टू a रेस टू द पावर ऑफ 1 बाय a रेस टू द पावर ऑफ m, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी आपको यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 रेस टू द पावर ऑफ m इंटू 5 रेस टू द पावर ऑफ 3 इंटू 5 रेस टू द पावर ऑफ माइनस 2 इंटू 5 रेस टू द पावर ऑफ 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 5 रेस टू द पावर ऑफ 12। अब हम वो वाला लॉ लगेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 5 रेस टू द पावर ऑफ m प्लस 3 प्लस m प्लस 3 माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 रेस टू द पावर ऑफ 12। तो 5 रेस टू द पावर ऑफ कितना हो गया, m प्लस 3 प्लस 5 8 होता है, 8 माइनस 2 4 होता है, 8 माइनस 2 6 होता है ना। m प्लस 6 इज इक्वल टू 5 रेस टू द पावर ऑफ 12। फिर से वही वाली लाइन लिखेंगे, सिंस द बेसिस आर सेम वी कैन इक्वेट द पावर्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं m प्लस 6 इज इक्वल टू 12। तो m विल बी इक्वल टू 12 माइनस 6 विच इज m इज इक्वल टू 6। सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 9 क्यूब इंटू 27 इंटू t रेस टू द पावर ऑफ 4 बाय 3 रेस टू द पावर ऑफ माइनस 2 इंटू 3 रेस टू द पावर ऑफ 4 इंटू t रेस टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मेंशन करना भूल चुका हूं मैं, वो होगा t इज अ नॉन जीरो नंबर, ये क्वेश्चन के साथ ही आएगा। ठीक है, तो हम 9 क्यूब, एक काम करते हैं, जरूरी नहीं है, तो हाँ, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर होल रेस टू द पावर ऑफ 3। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब, है ना, और t रेस टू द पावर ऑफ 4 तो वैसे ही रहेगा, बाय 3 रेस टू द पावर ऑफ माइनस 2 इंटू 3, एक मिनट क्या हो गया, हाँ, 3 रेस टू द पावर ऑफ 4 इंटू t रेस टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, तो
हमने एक लॉ पढ़ा था ए रेज टू द पावर ऑफ एम होल रेज टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर ऑफ एम एन। तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3 सॉरी, ठीक है, इंटू 3 क्यूब इंटू टी रेज टू द पावर ऑफ 4 बाय 3 रेज टू द माइनस 2 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू टी रेज टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 रेज टू द पावर ऑफ 6 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू टी रेज टू द पावर ऑफ 4 बाय 3 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 2 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू टी रेज टू द पावर ऑफ 2। लॉ कौन सा है यहाँ पर ऐड, ये कौन सा लॉ यूज करेंगे, ए रेज टू द पावर ऑफ एन एम इज इक्वल टू एम इंटू ए रेज टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर ऑफ एम प्लस एन। ठीक है, तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 6 प्लस 3 इंटू टी रेज टू द पावर ऑफ 4 बाय 3 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 2 प्लस 4 इंटू टी रेज टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 9 इंटू टी रेज टू द पावर ऑफ 4 बाय, ये कितना हो गया 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू टी रेज टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, यहाँ पे दूसरा लॉ भी यूज करेंगे, ए रेज टू द पावर ऑफ एन एम डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर ऑफ एम माइनस एन। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर ऑफ 9 माइनस 2 इंटू टी रेज टू द पावर ऑफ माइनस 2 टी रेज टू द पावर ऑफ 4 माइनस 2, कितना हो गया 3 रेज टू द पावर ऑफ 7 इंटू टी रेज टू द पावर ऑफ 2। ये रहा हमारा आंसर। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। टी 3 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 2, एक काम करते हैं 3 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 2 होल रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 होल रेज टू द पावर ऑफ माइनस 3 into t raised to the power of minus 3 whole raised to the power of 2 by 3 raised to the power of minus 2 whole raised to the power of 5 into 5 raised to the power of 3 whole raised to the power of minus 2 into t raised to the power of minus 4 whole raised to the power of minus 4 whole raised to the power of 3। ठीक है, कौन सा लॉ यूज करेंगे, a raised to the power of m whole raised to the power of n is equal to a raised to the power of m n सॉरी, फिर 3 raised to the power of minus 2 into 2 into 5 raised to the power of 2 into minus 3 into t raised to the power of minus 3 into 2 by 3 raised to the power of minus 2 into 5, ठीक है, into 5 raised to the power of 3 into minus 2 into t raised to the power of minus 4 into 3। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 4 इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ, एक मिनट ये यहाँ पर 2 इंटू है ना, हाँ 5 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 6 इंटू टी रेज टू द पावर ऑफ माइनस 6 बाय, फिर यहाँ लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 10 इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 6 इंटू टी रेज टू द पावर ऑफ माइनस 12। इन दोनों को कट कर लेते हैं। ठीक है, अब लॉ कौन सा यूज करेंगे, a raised to the power of m divided by a raised to the power of n is equal to a raised to the power of m minus n। तो 3 raised to the power of minus 4 minus of minus 10 into t raised to the power of minus 6 minus of minus 12। ठीक है, तो t raised to the power of minus 4 plus 10 into t raised to the power of minus 6 plus 12, कितना होगा 3 raised to the power of 6 into t raised to the power of 6। यहाँ पर एक और लॉ लगा सकते हैं, a raised to the power of m into b raised to the power of n is equal to ab whole raised to the power of m। तो 3t whole raised to the power of 6। सबको समझ में आ गया? अब हम आते हैं आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है साइंटिफिक नोटेशन। Scientific notation is a way of expressing very large numbers or very small numbers in exponential form. They are represented in the form of, एक मिनट, हाँ यहाँ पर एक फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं अभी लिख देता हूँ, एक मिनट, हाँ they are represented in the form of k into 10 raised to the power of n। ठीक है, where k is less than or equal to 1 and less than 10। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले एग्जाम्पल है 3 4 5 5 6 6 7 8 9। तो हम क्या करेंगे,
3 4 5 5 6 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पर एक 0.0 हमेशा रहता है। ठीक है, इतना तो हम सबको पता है। हम क्या करेंगे, हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा है। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 3.45 4 5 5 6 6 7 8 9 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ, कितने जम्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे ना, तो इतना लिख देंगे। बस इतना सिंपल होता है साइंटिफिक नोटेशन। छोट सबसे स्मॉल नंबर्स करके देख लेते हैं। 0.00 कितने कितने पैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7। अब ये नंबर 10 से बहुत छोटा है, सॉरी 1 से बहुत ज्यादा छोटा है। यहाँ पर एक बार नंबर फिर से लिख देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7। तो हम क्या करेंगे, इधर राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे पॉइंट को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वहीं आके रुक जाएंगे जहां पर सबसे पहला होल नंबर आएगा। सबसे पहला होल नंबर के ऊपर एक जंप लेंगे बस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 9.567। कितने जंप्स लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जंप्स लिए हमने, है ना। तो हम लिखेंगे 10 रेज टू द पावर ऑफ 9। सबको समझ में आ गया। लेकिन पर हम 9 नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे -9 क्योंकि हमने राइट साइड जंप लिए। राइट साइड जब भी हम जंप लेते हैं, मतलब जब भी नंबर 1 से छोटा होता है तो हम हमेशा माइनस डाल देते हैं, और जब भी नंबर 1 से बहुत ज्यादा बड़ा होता है या नंबर 1 से बड़ा होता है तो हम लेफ्ट साइड जाते हैं और हमेशा पावर 10 की पॉजिटिव होती है। क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्लूटो इज 559 करोड़ 1 लाख। एक मिनट, ये नंबर को ऐसे ही लिख लेते हैं, 59130000। एक मिनट, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो गया। 59130000 1 मीटर 000 कितने जीरो से टोटल, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है। फ्रॉम द सन, आई विल एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या करेंगे हम, 591300000 0.0 यहाँ पर, तो इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या होगा आंसर, 5.913 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 9। सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल बैलेंसेस कैन वेट समथिंग as 0.00000001 gram. Express this number in standard form. 0 point कितने जीरोस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 ग्राम। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, इसको 0.1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम राइट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं तो पावर नेगेटिव में आएगी। तो 1 2 3, 1 से बहुत छोटा नंबर है इसकी वजह से राइट साइड जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ही पहला होल नंबर आया वैसे ही रुक गए। 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -8। सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। The cells of a bacteria double in every 30 minutes. A scientist begins with a single cell. How many cells will be there after? तो सबसे पहले ए वाला है 12 आवर्स। तो 12 आवर्स मतलब सिंगल सेल से, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, एक्चुअली हमको बस इतना करना है। एक मिनट, हाँ, हमको बस 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 12 निकालना है, जो कि होता है 4096। ठीक है, ये बी वाला आप करके दिखाओगे मुझे। चलो, आपके लिए खाली आज इतना सा होमवर्क कि आपको 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 24 की वैल्यू निकालनी है, बस होमवर्क। ठीक है, एक मिनट, हाँ, बस आपके लिए आज इतना ही होमवर्क है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को भी तीनों चैप्टर्स अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। अब आप पीटी में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, पक्का। चलो देखते हैं हम भी। चलो, थैंक यू। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मुझे एक चीज बोलनी थी कि मैं शायद ये फ्राइडे और ये वीक में खाली यही वीडियो होगी और कोई वीडियो पोस्ट नहीं करूंगा। आप अपने PT1 की तैयारी आराम से कर सकते हो। बाय।